हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक एमआरआई स्कैन पर। एमआरआई जो टॉपिक है वो सिटी स्कैन, एक्सरे तथा सोनोग्राफी तीनों से अलग है। सिटी और एक्सरे की यदि अपन बात करें तो उसमें एक्स किरणें यूज होती है, जबकि सोनोग्राफी की यदि अपन बात करें तो उनमें साउंड वेव यूज होती है, जबकि एमआरआई की यदि अपन बात करें तो वहां पर अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है। तो इसका जो वर्किंग है वो इन तीनों से डिफरेंट है। तो पहले एक बार इन तीनों के बीच में बेसिक जो डिफरेंस है उनके बारे में बात करते हैं, फिर अपन कंप्लीटली बात करेंगे एमआरआई स्कैन पे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्मल एक्सरे की। यदि अपन बात करें, सिटी स्कैन की बात करें, फिर अपन यूएसजी की बात करें और फिर अपन बात करेंगे एमआरआई स्कैन की। तो देखिए, एक्सरे और सिटी स्कैन की यदि अपन बात करें तो इसमें सेम ही चीज है। इसकी जो इमेज बनती है एक्सरे फिल्म पर बनती है और वो 2D इमेज बनती है, जबकि यहां पर जो इमेज बनती है वो बनती तो इमेज 2D है। इसकी जो फिल्म होती है वो होती तो 2D है, लेकिन इसमें जो इमेज बनती है वो एक्सियल इमेज बनती है। यदि आपने सिटी स्कैन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख ले, क्योंकि वहां पर अपन ने बात करी थी रिकंस्ट्रक्शन इमेज की बात करी थी, तो वो सिटी स्कैन का पार्ट होता है। इन दोनों में एक कॉमन चीज ये है कि इसमें एक्सरे ही यूज होती है, एक्स किरणें ही यूज होती है। और दोनों का जो पैटर्न रहता है वो भी सेम ही रहता है। इसमें एक प्रिंसिपल में अपन ने बात करी थी, तो वहां पर बात करी थी अपने एटेन्यूएशन पर। इसका जो पूरा कंसेप्ट टिका हुआ रहता है वो किस पे टिका हुआ रहता है? एटेन्यूएशन पे टिका हुआ रहता है। ठीक है, बात करें अपन सोनोग्राफी की, अल्ट्रासोनोग्राफी, इसके बारे में भी अलग से एक वीडियो है, वो आप इन्हें यदि अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख ले आप। अल्ट्रासोनोग्राफी ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें अपन यूज लेते हैं साउंड वेव। क्या यूज लेते हैं बेटा? साउंड वेव। इसका भी अपन ने कंसेप्ट देखा था, वो ये देखा था कि साउंड वेव आती है, वहां पर एक ट्रांसड्यूसर काम में लेते हैं अपन, जिसको अपन ने प्रोब भी बोला था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देख ले, उससे आपको और क्लियरिटी से समझ में आएगी। प्रोब है, प्रोब से क्या निकलती है? साउंड वेव निकलती है। ऐसी कुछ डिजाइन बताई थी मैंने उसकी, प्रोब की। पूरा नहीं बना रहा हूं मैं, बहुत शॉर्ट बना रहा हूं, वहां पर पूरा समझा चुका हूं मैं इसको। यहां से साउंड वेव निकलती है यूं। साउंड वेव निकलने के बाद में क्या होती है? ऑर्गन्स टिश्यू से टकराती है, ह्यूमन बॉडी से टकराती है, और उसके बाद में वापस लौट के आती है, जिसको अपन नाम दे रहे थे इको। और ये इको वापस यहाँ आके फिर कंप्यूटर पे क्या बनाती है? उसकी इमेज बनाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एमआरआई स्कैन की। किसकी बात करते हैं बेटा? एमआरआई की। देखिए, एमआरआई का बहुत बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं अपन पहले तो। सर, यहां पर एक्सरे तो यूज होती नहीं है, एक्सरे यूज नहीं होती है, तो सीधी सी दिमाग में ये आती है कि सर जब एक्सरे यूज होगी नहीं तो इसकी इमेज बनेगी कैसे? तो इसकी इमेज बनाने के लिए कंसेप्ट काम करेगा कि यदि ह्यूमन बॉडी की यदि अपन बात करें तो उसमें 70% क्या होता है? वाटर होता है। क्योंकि जब एक्सरे नहीं होती है तो सबसे बड़ी बात जो आती है वो यही आती है कि सर इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी कैसे? तो अपन बोलते हैं यदि ह्यूमन बॉडी की यदि अपन बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 70% जो होता है वो क्या होता है? वाटर होता है, H2O होता है। ठीक है, आप यदि ध्यान से देखो तो ये H2O जो मिलकर बना हुआ होता है वो होता है HOH से। यदि इसको डिवाइड किया जाए तो H प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो ये क्या बना लेते हैं? एक डाइपोल बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? एक डाइपोल। और इस डाइपोल के अरेंजमेंट की वजह से ही क्या होता है साहब? एमआरआई स्कैन के अंदर ह्यूमन बॉडी की इमेज बनती। अपने पास में इतना टाइम नहीं है कि बहुत ज्यादा डिटेल से इस एमआरआई स्कैन को पढ़ा जाए। मैं बेसिक बेसिक बातें करूंगा, केवल बेसिक चीजें आपको बताऊंगा यहाँ पर। बहुत ज्यादा डिटेल और बहुत ज्यादा डेप्थ में अपन यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो अपने पास में क्या आ गया? H प्लस और OH माइनस। तो अपने को पता है ये क्या बना लेंगे? एक मैग्नेटिक डाइपोल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? एक मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल बना लेते हैं। और मैग्नेटिक डाइपोल होता भी तो ऐसे ही है, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, जैसे प्लस M और माइनस M होता है ऐसे। इसको बोलते हैं पर मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में क्या बन गया? एक डाइपोल बन गया। लेकिन आप ध्यान से देखिए,
यहाँ पर मैक्सिमम जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन, क्योंकि सारा खेल जो इमेज में होगा वो किसका होगा बेटा, प्रोटॉन का, H+ का। और आपको पता है कोई भी आयन, किसी भी आयन को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होता है साहब, उन पे फोर्स लगता है, और फोर्स लगने की वजह से बहुत सारे चेंजेस इनमें आते हैं। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, जब ह्यूमन बॉडी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, देखो क्या होगा, एमआरआई स्कैन के अंदर क्या होगा, एमआरआई स्कैन के अंदर ऐसा बोर बना हुआ रहता है, इसमें मैग्नेट वगैरह बनी हुई रहती है, आगे अपन बात करेंगे इसकी जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब। ये टेबल रहती है, इस पे अपन ने लिटा दिया पेशेंट, ये अपन ने लिटा दिया पेशेंट। लेकिन यहाँ पर देखो दो केस आते हैं सर, दो केस क्या आते हैं, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो या मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूँ, उस टाइम अपनी बॉडी में भी प्रोटॉन तो है, ठीक है, H+ OH- सारे प्रेजेंट है, लेकिन ये रैंडमली अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं बेटा, रैंडमली। रैंडमली मतलब इधर उधर मूव करते रहते हो यू, ठीक है। इसमें प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन ऐसे, मैं ऐसे बना रहा हूँ प्रोटॉन्स को, एक प्रोटॉन यूज आ रहा है, दूसरा प्रोटॉन यूज आ रहा है, तीसरा ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स ये, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो वेव है वो जनरेट नहीं होती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव तभी जनरेट होगी जब यहाँ पर एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी रह जाएगी, वो कन्वर्ट होगी तब, ठीक है। तो अपने पास में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, जो प्रोटॉन्स बॉडी के अंदर, ये कब है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनको क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करोगे, मतलब इस बोर के अंदर जो हमारा स्केन है उसके अंदर एंटर करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड मिलने की वजह से कुछ प्रोटॉन तो ऐसे हैं जो एनर्जी लेके, उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, कुछ प्रोटॉन की जो एनर्जी वो लो हो जाएगी, इस तरीके से अरेंज हो जाएगी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस केस में क्या होगा बेटा, कुछ प्रोटॉन की एनर्जी तो हाई हो जाएगी, ये वाली बता दी बेटा मैंने, और कुछ प्रोटॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, यू, इस तरीके से। तो ये वाले प्रोटॉन जो होंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होंगे, ये अपनी एनर्जी लो करना चाहेंगे, लो करना चाहेंगे तो ऐसे आना चाहेंगे, और ये वाले नीचे वाले जो प्रोटॉन है ये क्या करने चाहेंगे, अपनी एनर्जी हाई करना चाहेंगे। तो देखिए ये वाले जो प्रोटॉन होते हैं इनको बोलते हैं अपन स्पिन डाउन, और इन प्रोटॉनों को बोलते हैं अपन स्पिन अप। तो ये क्या करते हैं, इस टाइम पर एनर्जी रिलीज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में जाती है बेटा, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव की फॉर्म में जाती है, और उसके बाद में फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है कि नहीं। बहुत सारे प्रोसेस यहाँ पर होता है, उसके बाद में उसकी क्या बननी स्टार्ट होती है बेटा, इमेज बनना स्टार्ट होती है। क्योंकि अब देखो यहाँ पर एक्सरे का यूज हुआ ही नहीं, यहाँ पर अपने सारा खेल किससे कर दिया, प्रोटॉन से कर दिया। प्रोटॉन पहले रैंडमली अरेंज से, उसके बाद में अपन ने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही एंटर किया तो ये रीअरेंज होंगे, रीअरेंज होने के बाद में कुछ की एनर्जी हाई हो जाएगी, कुछ की एनर्जी लो हो जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जनरेट हो जाएगी, और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव ही क्या बनाएगी, इमेज बनेगी अपने पास में, ठीक है। तो जो पूरा प्रोसीजर अपने पास में होता है वो ये वाला होता है। क्लियर है, बात समझ में आई। तो पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज सुने बेटा ध्यान से, यहाँ पर अपने पास में पूरा प्रोसीजर ये हो गया है, लेकिन अपने पास में यहाँ पर एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें अपने एक्सरे का यूज हो रहा है। इसका मतलब सारा का सारा जो खेल होगा वो किसका होगा बेटा, यहाँ पर इस एनर्जी का होगा, इस रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव का होगा। क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि पूरा तो अपन यहाँ नहीं समझ सकते, पूरा कंसेप्ट लॉजिक अपन नहीं समझ सकते। तो देखिए बेटा यहाँ पर वन बाय वन अपन एक एक चीज समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एमआरआई का ही पूरा डायग्राम मैंने बता रखा है, इसके बारे में अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में। यहाँ देखिए बेटा सबसे पहले मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसको एनएमआर भी बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियर रेजोनेटिंग इमेजिंग, ठीक है। देखिए अभी अपन इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, एमआरआई। एमआरआई का मतलब, एम का मतलब मैग्नेटिक, आर का मतलब रेजोनेंस, और आई का मतलब इमेजिंग, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, एनएमआर भी बोलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक
रेजोनेंस, ठीक है, ये भी अपन बोलते हैं। अब यहां देखते हैं बेटा, अपन ध्यान से देखिए इंट्रोडक्शन की यदि अपन बात करें सबसे पहले, तो देखिए एमआरआई का मतलब वही होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मतलब यहाँ पर क्या प्रोवाइड होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उसके बाद में यदि अपन बात करें ये क्या होती है बेटा, एक एडवांस डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक होती है जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव का उपयोग किया। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही अपने पास में क्या जनरेट होता है बेटा, ये रेडियो वेव जनरेट होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जनरेट होती है। इसी के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो यही सबसे ज्यादा यूज होती है। इसमें क्या होगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैंने एक और चीज बताई, यहाँ पर अपने पास में क्या नहीं होती बेटा, एक्सरे यूज नहीं होती। और अपने को पता है जो एक्सरे होती है वो कैसी रेडिएशन होती है, आयनाइजिंग रेडिएशन होती है बेटा। कैसी रेडिएशन होती है, आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। तो इसका मतलब ये बॉडी के लिए क्या होती है बेटा, हार्मफुल होती है। बॉडी के लिए क्या होती है बेटा, ये हार्मफुल। लेकिन यदि एमआरआई की बात करें तो एमआरआई में तो ऐसी कोई चीज यूज हो ही नहीं रही, ठीक है, केवल मैग्नेटिक फील्ड ही यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये सिटी स्कैन और एक्सरे से ज्यादा यूज की जा सकती है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि इसके डिसएडवांटेज बहुत कम है। यहां देखिए ये इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्सरे सिटी स्कैन में होती है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। तो एक बेनिफिट ही मान के चलिए कि एमआरआई स्कैन के अंदर अपने पास में क्या नहीं होती है बेटा, आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती। अगला देखिए ये सॉफ्ट टिश्यू, अभी किस किस की इमेज बनाएगी बेटा, सॉफ्ट टिश्यू, ब्रेन, मसल्स, लिगामेंट को देखने के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाती है। देखो कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलो किसी का एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहले उसका एक्सरे करवाया जाता है। एक्सरे में मान लो बहुत सारी चीजें पता नहीं लगती, तो फिर सिटी स्कैन। फिर जब सिटी स्कैन में भी मान लो पता नहीं लग पाती है, कोई भी पैथोलॉजी या समझ में नहीं आती है, तो फिर डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, एमआरआई सजेस्ट करते हैं कि अब तो इसका एमआरआई करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो ब्रेन, मसल्स, लिगामेंट वगैरह देखने के लिए काम में लिया जाता है, जबकि सिटी स्कैन जो होती है मेनली बोन्स के लिए काम में लेते हैं अपन, ठीक है। आगे देखिए बेटा बेसिक प्रिंसिपल की यदि अपन बात करें तो एमआरआई देखो हाइड्रोजन प्रोटॉन पर आधारित होती है। जो मैंने अभी बताया था बेटा, यू बनाया था प्रोटॉन, क्योंकि H2O होता है बेटा ये, तो इसमें H+ और OH- आता है। तो इसका खेल होता है सारा, ठीक है, जो कि बॉडी में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। H2O देखिए ये अलाइनमेंट देखिए, जब मरीज को एमआरआई मशीन में लिटाया जाता है तो शरीर में मैग्नेटिक फील्ड अलाइन लाइन में हो जाते हैं। देखिए दो तरीके के प्रोटॉन अपने को मिला, एक ऐसे प्रोटॉन मिले जिनकी एनर्जी हाई होगी, दूसरे की एनर्जी अपने पास में क्या होगी, लो होगी। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से अपने पास में क्या बनती है बेटा, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स बनती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव बनती है। देखो यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव भेजी जाती है जिससे प्रोटॉन अपनी जगह हिल जाते हैं, ठीक है कि नहीं। ये रिलैक्सेशन की यदि अपन बात करें तो अपन ने जैसे ही बताया कि जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स को बंद किया जाता है, प्रोटॉन अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाते हैं। इस दौरान एनर्जी सिग्नल रिलीज करती है। देखिए बेटा जैसे मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब भी आएंगे प्रोटॉन, किस में आएंगे बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएंगे, तो वो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे और उसकी वजह से क्या जनरेट होंगे, सिग्नल। और ये सिग्नल जाके क्या बनाएंगे बेटा, इमेज बनाएंगे। आगे देखिए बेटा इमेज फॉर्मेशन, इन सिग्नल्स को रिसीवर कॉइल पकड़ते हैं और कंप्यूटर इसे इमेज में बदल देता है। देखिए ये सारे के सारे पार्ट किसमें लगे हुए रहते हैं बेटा, एमआरआई मशीन के अंदर लगे हुए रहते हैं, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा प्रोसीजर वही रहेगा, लेकिन सारा का सारा जो खेल रहेगा वो कहाँ रहेगा, प्रोटॉन की एनर्जी पे डिपेंड करेगा, ठीक है कि नहीं। प्रोटॉन की एनर्जी बढ़ी घटी, उनकी वजह से क्या जनरेट होंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जनरेट होगी, सिग्नल जनरेट होंगी, जिसको रिसीवर कोयल जो होगी कैप्चर करके उनको कंप्यूटर में भेज देगी और उसके द्वारा इमेज बनाई जाएगी। आगे देखिए बेटा मेन कंपोनेंट की यदि अपन बात करें, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि इससे पहले भी बहुत सारा प्रोसीजर होता है बेटा, लेकिन पूरी चीजें यहाँ पर डिटेल से पढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अभी जो देख रहे हैं अपन लेक्चर वो एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं कि एग्जाम में आपका काम कैसे हो। यदि एग्जाम के अंदर आता है और इतना सारा आप यदि लिख के आओगे तो 20 नंबर का क्वेश्चन यदि होगा तो आपके 15 से 17 नंबर आराम से आ सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो नोट्स है वो बनाए गए हैं। तो आप ये नहीं समझे कि सर हमारा स्किन इतना छोटा क्यों है, हमारा स्किन बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लगता है हमारा स्किन को समझने में, लेकिन अपन बहुत बेसिक समझ रहे हैं कि एक प्रोसेस होता है कैसे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि प्रोटॉन की जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसी की वजह से वो सिग्नल जनरेट होते हैं और उसी की वजह से इमेज बनती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सरे तो है नहीं, तो जो सिग्नल जनरेट होगा वो किसकी वजह से होगा, एनर्जी डिफरेंस की वजह से होगा, ठीक है। देखिए मेन कंपोनेंट की यदि अपन बात करें, मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं बेटा, देखिए सबसे पहले तो मैग्नेट होती है, क्योंकि अपन ने बात यही करी कि एमआरआई के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किससे जनरेट होगा, मैग्नेट से। तो देखिए ये एमआरआई का दिल है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे अपन ह्यूमन बीइंग की यदि अपन बात करें, ह्यूमन बॉडी की यदि अपन बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है,
हार्ट ही होता है, यदि हार्ट ने करना बंद कर दिया तो कहानी खत्म, खेल खत्म। तो ऐसे ही अब ये मैग्नेट होती है। तो देखिए टेस्ला में मापा जाता है, इसीलिए तुम आपने नाम सुना होगा बेटा, मशीनें आती है 1.5 टेस्ला या 3 टेस्ला, या बहुत कम है इंडिया के अंदर तो बहुत कम है 3 टेस्ला, बाहर विदेशों के अंदर सबसे ज्यादा यही यूज ली जाती है, ताकि इमेज की जो शार्पनेस होती है, इमेज बड़ी अच्छे से बन जाती है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड या हाई मैग्नेटिक फील्ड की मशीन होगी उतनी अच्छी इमेजिंग होगी, लेकिन ये कॉस्टली भी होगी, ठीक है, रेदर देन ये, इसके बजाय 1.5 टेस्ला मशीन के कंपैरिजन में। यह बात करें बेटा ग्रेडियंट कॉइल, ये सब मशीन के पार्ट होते हैं बेटा, ये सब अपने अपने काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी डिटेल अपन नहीं समझ सकते, तो लाइन देख ली सीधी। इनका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा बदलना होता है, ताकि शरीर की किसी हिस्से की फोटो लेनी उसे चुना जा सके। देखिए बेटा जितना ज्यादा प्रोटोनों की एनर्जी के अंदर गैप आएगा तो ये बदल बदल के देखता है, तो जितनी ज्यादा ये चीजें आती है उतनी हाई इंटेंसिटी के सिग्नल जनरेट होते हैं और उसी से क्या होती है, इमेज बनती है, ठीक है। तो उससे जो पैथोलॉजी हो आराम से समझ में आ जाती है। आगे देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी कोइल, अभी बताया था कि ये सिग्नल जो आ रहे हैं उनको रिसीव करेगी और कंप्यूटर पर रिलीज करेगी ताकि उसकी इमेज बनाई जा सके। ये देखिए ये एंटीना की तरह काम करती है, जो सिग्नल को भेजती है और रिसीव करती है। देखिए यदि पुराने टाइम पे देखिए, पुराने टाइम पे टीवी चलते थे ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसमें एंटीने लगे हुए रहते हैं, तो कई बार मूवी चलती है या कोई भी सीरियल वगैरह आ रहा है, वो उसमें क्या आता था, वो डिस्टर्ब हो जाते थे, उसकी इमेज नहीं आती थी। तो इमेज के लिए क्या करते थे, फिर कोई भी एक जना ऊपर जाता था, जहां पे भी वो लगा हुआ रहता था वहां जाता था, उसके बाद में उसको हिलाता था और उसके बाद में उसके सिग्नल आने स्टार्ट हो जाते। इसी वजह से इसको क्या बोला गया बेटा, एंटीना बोला गया है, कि सारा खेल इसी का है। आगे देखिए बेटा गेंट्री, ये टनल या बोर जिसमें मरीज को भेजा जाता है। गेंट्री समझ गए बेटा, बोर मैंने जैसे ऐसा बताया था, यू जिसके अंदर मरीज को भेजा जाता है, जिसके द्वारा स्कैन किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए बेटा ये पूरा पार्ट मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी, हर एक पार्ट देखिए। मेन मैग्नेट ये देखो, इनकी पोजीशन भी देखते जाइए, पोजीशन क्या है, आउटर की तरफ है। तो मेन मैग्नेट देखिए बेटा यहाँ पर, ये क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर ये बताया रखा है बेटा 1.5 टेस्ला या 3 टेस्ला। ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी मशीन लगा रखी है। देखिए बेटा ग्रेडियंट कोयल क्रिएट ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड, चेंज करेंगे बेटा ये। रेडियो फ्रीक्वेंसी कोयल, ये एंटीना वाला बताई दिया बेटा मैंने पार्ट, ठीक है। सेम कोयल इंश्योर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली रेड्यूस डिस्टर्ब। अब क्या होगा, अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड यदि क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसको क्या किया जाता है, यूनिफॉर्म किया जाता है, एक जैसा बनाया जाता है। कंट्रोल पैनल हो गया बेटा, और ये क्रायोजेनिक लिक्विड हीलियम वगैरह ये हो गए, ठीक है कि नहीं। तो ये सारे के सारे यूज होते हैं इसकी बनावट के अंदर। तो देखिए बेटा यहाँ पर एमआरआई सीक्वेंस की यदि अपन बात करें, जैसे कि अपन एक्सरे की बात करें, तो एक्सरे के अंदर दो तरीके की इमेजेस अपने को नजर आती है, एक व्हाइट आती है, एक ब्लैक आती है। व्हाइट जो होती है वो बोन्स वगैरह की बनती है, कोई भी डेंस पार्ट होता है उसकी बनती है, और ब्लैक पार्ट एयर वगैरह का बनता है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से एमआरआई स्कैन के अंदर भी जो इमेजेस बनती है वो अलग अलग तरीके से बनती है। तो यहाँ पर मैंने 3 तरीके की इमेजेस आपको बताई है, एक आती है T1 वेटेड, दूसरी आती है T2 वेटेड, और एक आती है फ्लेयर, ठीक है। ये जो चीजें होती है ये बॉडी के अलग अलग पार्ट को दिखाती है, ठीक है। तो एमआरआई में देखिए अलग अलग तरीके की इमेज ली जाती है ताकि बीमारी का आसानी से पता लगाया जा सके। T1 वेटेड में यदि अपन बात करते हैं, इसमें फेट ब्राइट होता है। देखिए इसमें फेट कैसा होता है, सफेद आएगा, जबकि जो वाटर होगा वो कैसा आएगा, डार्क। जैसे मैंने एक्सरे की बात करी बेटा, वैसे इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। जैसे कि अपने पास में आ गई बोन और अपने पास में आ गई बेटा एयर। तो बोन कैसी होती है बेटा, व्हाइट, और एयर कैसी बनती है, ब्लैक। यहाँ पर देखिए अपने पास में 2 चीजें होगी, एक तो वाटर हो गया और दूसरा क्या हो गया, फेट हो गई। तो फेट तो ब्राइट दिखेगी T1 वेटेड के अंदर, और जो वाटर होगा वो कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा, T1 वेटेड। ये अलग अलग तरीके की इमेजेस बनती है इसके अंदर। अगला देखिए बेटा T2 वेटेड, इसमें वाटर ब्राइट, देखो उल्टा हो गया एकदम, ये वाला पार्ट यहाँ आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ आ गया। तो ये पैथोलॉजी जैसे सूजन, इन्फेक्शन, ट्यूमर को देखने के लिए बेस्ट है, सबसे ज्यादा यूज ये होता है, ठीक है कि नहीं। अलग अलग इमेजेस अलग अलग तरीके के काम करती है। तो ये फ्लेयर की यदि अपन बात करें तो देखिए फ्लेयर में इसमें फ्लूइड को दबा दिया जाता है, इसमें फ्लूइड जो होता है उसको हटा दिया जाता है और उसके बाद की इमेज दिखाई जाती है, ताकि ब्रेन के अंदर बारीक घाव, लीजन्स वगैरह दिखाई दे। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अपन फ्लेयर बोलते हैं। तो अलग अलग जो पार्ट होते हैं उसमें अलग अलग चीजें दिखाई देती है। यहाँ पर मैंने इमेज भी बनाई है, इमेज दिखाने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर सब पार्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग इमेजेस को दिखा रहे हैं। देखो इमेज सारी एक जैसी नजर आ रही है, इमेज आपको सारी एक जैसी नजर आ रही है, लेकिन सब में डिफरेंस है इनमें।
कि देखो ये तो पहली वाली देखिए T1 वेटेड है, देखिए ग्रे मैटर होता है, व्हाइट मैटर होता है, इसमें ग्रे मैटर जो होता है वो डार्क होता है, ये देखो ये बना हुआ है, जबकि इसके अंदर व्हाइट मैटर जो होता है वो क्या होता है बेटा, ब्राइट होता है, चमकीला होता है। या देखिए ग्रे मेटल होता है वो तो क्या होता है बेटा, लाइट होता है। और फ्लूइड जो होता है ये देखिए भरा हुआ है, ये फ्लूइड पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ये कैसा होता है बेटा, ब्राइट होता है, ये T2 वेटेड में होता है। यहाँ यदि अपन बात करें फ्लेयर, फ्लेयर के अंदर देखो फ्लूइड को तो दबा दिया जाता है और उसके बाद में गुड फॉर लीजन नियर CSF, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको दिखाया जाता है ज्यादातर इसमें। आगे देखो डिफ्यूजन डी वेटेड, तो डी वेटेड के अंदर हाईलाइट एक्यूट स्ट्रोक, जो थक्के वगैरह होते हैं वो देखने के लिए चलाई जाती है ये, और रेस्ट्रिक्शन ब्राइट, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में तीनों तरीके की इमेज दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर पूरी कंप्लीट डिटेल, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर कैसा दिखाई देता है, सप्रेसिव फ्लूइड, फ्लूइड को दबा दिया जाता है इसमें, रेस्ट्रिक्शन ब्राइट और हाईलाइट एक्यूट स्ट्रोक, ये सब चीजें इसमें बनाई जाती। तो अलग अलग तरीके की जो इमेज होगी वो अपने को अलग अलग इंफॉर्मेशन देगी। जैसे नॉर्मली आप एक्सरे के बारे में ध्यान रखिए कि जैसे वहां पर व्हाइट और ब्लैक वाला पार्ट होता है वो अलग अलग पार्ट को दिखाता है, वैसे यहाँ पर ये अलग अलग इमेजेस दिखाई जाती है। अब बात करें साहब सेफ्टी और कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। तो अपने को पता है, देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हाई काम में लेता है, तो मैग्नेटिक बहुत ज्यादा होगा तो अपने को पता है लोहे वगैरह की जो वस्तुएं होती है उनको पकड़ पकड़ के खींचता है, इस वजह से उनको बाहर ही रिमूव करवा दिया जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए MRI में बहुत ताकतवर चुंबक होता है, इसलिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, देखिए बेटा, सबसे पहले नो मेटल, मेटल की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। मरीज के पास कोई भी धातु जैसे ज्वेलरी हो गई, की चाबी हो गई, सिक्के हो गए, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए बेटा पेस मेकर, क्योंकि पेस मेकर वाले पेशेंट की बहुत कम MRI होती या होती नहीं, ऐसे अपन बोले। अगर किसी के दिल में पेस मेकर लगा तो उसका MRI नहीं किया जाता है, क्योंकि चुंबक उसे खींच लेता है। समझ में आगे कि नहीं आगे बेटा? तो पेस मेकर वाले पेशेंट की MRI जनरली नहीं की जाती है। कोक्लियर इम्प्लांटेशन, जिसको सुनने में प्रॉब्लम हो और कोक्लियर का ट्रांसप्लांटेशन करवा रखा है, तो कान की मशीन वाले मरीज की भी के लिए खतरनाक, क्योंकि साउंड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है बेटा। MRI में यदि आप कभी गए हो या किसी पेशेंट के साथ में गए हो तो आपको पता लगेगा, वहां पर साउंड बहुत ज्यादा होता है वहां पर, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, देखिए मैंने बता दिया, कुछ लोग को बंद जगह से डर लगता है, इसलिए उन्हें ओपन ओवर है। मान लो वहां पर मैंने जैसे बता दिया कि एक पूरा टनल होता है, टनल, और वो क्या होता है, उसका जो बोर होता है, जो उसका होल होता है वो बहुत छोटा होता है, उसके अंदर पेशेंट को डाला जाता है, तो उसमें डर सा लगता है, तो उसको बोलता है अपन क्लस्ट्रोफोबिया। तो इसके लिए क्या किया जाए बेटा, ओपन MRI की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें बेटा एप्लीकेशंस की, यदि अपन बात करें कि सर MRI मेनली किसके लिए होती है, जैसे एक्सरे हो गया, सर एक्सरे तो हर किसी का करवा देते हैं वो, लेकिन MRI हर किसी के नहीं करवा सकते, क्योंकि मेनली ये क्या होती है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है बेटा, थोड़ी क्या होती है, कॉस्टली होती है, तो हर किसी की अपन नहीं करवाते। तो देखिए बेटा यहाँ पर सबसे पहले देखो न्यूरो इमेजिंग, यदि न्यूरोलॉजी से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सीधा डॉक्टर MRI लिखता है, जिसमें सबसे ज्यादा आता है कमर दर्द, शोल्डर, नेक पेन वगैरह ये। तो यहाँ पर देखिए बेटा ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक हो गए, एपिलेप्सी वगैरह ये। तो न्यूरोलॉजिकल जनरली जो प्रॉब्लम होती है उन सब के लिए क्या लिखी जाती है, MRI लिखी जाती है। मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम की यदि अपन बात करें तो लिगामेंट और टीयर जो होते हैं उनके लिए, ACL इंजरी, बोन मैरो की जांच के लिए ये की जाती है। आगे देखिए बेटा स्पाइन, स्लिप डिस्क, नर्व कंप्रेशन देखने के लिए, ठीक है कि नहीं, उसके लिए भी मेनली MRI काम में ली जाती है। आगे देखिए कार्डियक, दिल की मांसपेशी, हार्ट मसल्स की जांच के लिए भी अपन क्या करते हैं बेटा, MRI स्कैन करते हैं। तो बहुत लिमिटेड चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ताकि एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट चीज है वही केवल अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको लिखनी है कि एप्लीकेशन जो होती है MRI कहाँ कहाँ मेनली यूज होती है। आगे देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज, हर किसी के फायदे होते हैं तो हर किसी के नुकसान भी होते हैं। तो फायदे देखिए, नुकसान देखिए इसके। सबसे पहले यदि अपन फायदों की बात करें तो नो रेडिएशन, आपने स्टार्टिंग में बात करी थी बेटा कि इसमें रेडिएशन किसी तरीके की नहीं लगती है। हाई कॉन्ट्रास्ट डिटेल, मतलब इमेजों के अंदर जो फर्क है वो इजीली आप कर पाओगे। मल्टीप्लानर इमेजिंग, इमेज जो होती है वो अलग अलग, जैसे अपन ने बात करी बेटा जिस भी पार्ट में जो भी प्रॉब्लम है ना उसी तरीके की इमेज ले लो। जैसे मान के चलो T1 वेटेड की जरूरत नहीं तो आप T1 वेटेड नहीं लो, T2 वेटेड की जरूरत है, फ्लेयर की जरूरत है तो आप फ्लेयर ले लीजिए, T2 वेटेड ले दीजिए। या मान लो आपको डिफ्यूजन की जरूरत है तो आप डिफ्यूजन वेटेड ले लीजिए। तो उसमें अलग अलग तरीके की इमेजेस अपन ले सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया, 3 टेस्ला ज्यादा महंगी होती है। टेक्स लॉन्ग टाइम, हमेशा MRI स्कैन ज्यादा टाइम लेता है ये,
ठीक है, स्कैन करने में। और नॉइजी मशीन बहुत शोर करती है, जिसकी वजह से मैंने बताया था कि पेशेंट डर वगैरह जाते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया भी हो जाता है उनको, तो इस वजह से, ठीक है कि नहीं। नॉइज की वजह से तो नहीं होता, लेकिन उसका बोर्ड जो नैरो होता है ना, उसकी वजह से पेशेंट जो होता है वो कई बार डर जाता है, ठीक है। तो ये था अपना एमआरआई का। एमआरआई मैंने एकदम यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश करी है, बहुत ज्यादा डिटेल में तो अपन इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने इसमें जो भी चीजें आनी चाहिए थी, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आनी चाहिए थी, इसकी बनावट वगैरह से लेकर एप्लीकेशन से लेकर सारी चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी, ठीक है। तो ये था आज का अपना लेक्चर। बाकी अपन बात करेंगे जैसे जैसे अपना आगे बढ़ते जाएंगे, बाकी और डिटेल से इनके बारे में समझते जाएंगे। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से भी आपके एग्जाम चल रहे, इसकी वजह से यदि 20 नंबर का क्वेश्चन आता है या शॉर्ट नोट्स में भी यदि क्वेश्चन आता है और यदि इतनी सारी चीजें भी आप लिखोगे तो भी मेरे हिसाब से ये पर्याप्त होगी। तो आराम से 20 में से आपको 15-16 नंबर आराम से गिर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।